हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा जो कि अभी करंटली काफ़ी चर्चे में है और आप सभी लोग काफ़ी उस पर ध्यान दे रहे हैं और काफ़ी हॉट टॉपिक है अभी वो। तो जैसे कि अभी जानते हैं कि अभी इलेक्शंस हुए थे कर्नाटका में, तो वहाँ पे आप सभी जानते हैं कि जो मेजॉरिटी वोट्स हैं वो कांग्रेस को गए हैं और बीजेपी अपना पद हार चुकी है। तो अब ऐसा क्या रीज़न है कि बीजेपी को कांग्रेस को मेजॉरिटी वोट्स मिले हैं और बीजेपी को बिल्कुल भी नहीं? तो चलिए आगे जानते हैं हम कि ऐसा क्या हुआ था, ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इतने मतलब इतने सालों बाद जो है कांग्रेस को ये पद मिला है कर्नाटका में। अच्छा निकिता, बीजेपी को तो पूरी देश पसंद करती है, तो कर्नाटका में क्या इशू हो गया? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप किसी को वोट देने जाते हैं या फिर मतलब किसी पीछे उनका जो काम किया होता है उस बेसिस पे आप वोट देते हैं, या उन पे आपको ट्रस्ट होता है उस बेसिस पे आप वोट देते हैं। उनका जो काम होता है या उनको डेवलपमेंट जो कर रहे होते हैं, हर कोई वोट देने जाता है तो यही सोचते हैं कि हमारे स्टेट में जो है ये चेंजेस आने चाहिए और ये बदलाव दिखना चाहिए। तो अब हम देखा जाए बीजेपी को देखें, जो बीजेपी की पहली सरकार थी, तो जो उसमें सीएम थे वो थे येदियुरप्पा जी, जो कि जब वो सीएम बने थे उसी कुछ टाइम बाद सीएम जो हमारे उन्होंने चेंज कर दिया था बोम्मई जी को, जो कि एक तो ये इंस्टेबिलिटी होती है गवर्नमेंट में, जो कि एक स्टेबल चाहिए होता है। अगर कोई लोग मतलब जो सरकार जो बना रहे हैं वो, या जो लोग उन पर भरोसा करके वोट देते हैं, वो सबसे पहली तो चीज़ ये देंगे कि कितना स्टेबल है गवर्नमेंट जो हमारे लिए इतना कुछ कर सकती है, या फिर कितना इन सब चीज़ों पे। दूसरा को इसी में पॉइंट देखा जाए, जब सरकार उन्होंने सीएम जी चेंज हुआ था, दूसरा उन्होंने क्या हुआ था कि अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि डेवलपमेंट पे ध्यान देना भी ज़रूरी होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया था, वो रिलीजियस टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। तो इस केस में क्या हुआ कि बजरंग दल का एंटर हो गया। अब बजरंग दल एंटर हुआ, अब उनका क्या हुआ कि जो उनका जो ग्रुप था वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया इस बेस पर, और क्योंकि रिलीजियस पे ध्यान था, थोड़ा इन सब चीज़ों पे ध्यान था, और जो है वोट्स जो थे, अब बजरंग दल उनका ग्रुप स्ट्रांग हो गया, तो अब सेकेंड जो मुस्लिम थे उनके वोट्स आने उनको बीजेपी को कम हो गए, और सारे वोट्स ऐसे धीरे धीरे करते करते हमारे कांग्रेस पे चले गए। पहला रीज़न तो मैंने आपको ये दिया। अच्छा, तो अब हम अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा रीज़न अगर हम आपको दें तो वो था कि जो फेस था कांग्रेस का वो काफ़ी स्ट्रांग था। अच्छा निकिता, स्ट्रॉन्ग फेस से क्या मतलब है आपका? सब जानते हैं कि एक बेस जो है पार्टी को, जो कोई भी पार्टी जीतती है तो उसको एक बेस बनाना होता है। अपने पे जो लोग वोट दे चुके होते हैं और उनके पास जो टाइम होता है उसमें उनको कुछ करके ऐसा कुछ करना होता है जैसे कि लोगों का जो है वो ट्रस्ट अपनी तरफ ले सके, गेन कर सके। तो अब जैसे कि हम जानते हैं अगर हम कांग्रेस को वोट देंगे तो हमारे जो सीएम का फेस होगा वो डीके शिव कुमार जी होंगे, और दूसरे हमारे होंगे सिद्धरामैया। तो और दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी को वोट देते हैं तो हमारे उनके लिए सीएम होंगे बोम्मई जी, जिनका जो बेस था फेस था इतना स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि वो बजरंग दल उनके टाइम पर काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था। और वहीं जो मुस्लिम अगर हम बात करें कि उनको कम्युनिटीज़ जो हैं हमारे स्टेट में, वो काफ़ी कम्युनिटीज़ थी जो उनको बीजेपी को पसंद नहीं कर रही थी, बोम्मई जी को पसंद नहीं कर रही थी। तो मुस्लिम कम्युनिटी थी जो बिल्कुल उनको पसंद नहीं कर रही थी। ये एक नेगेटिव पॉइंट था बीजेपी के लिए अगर हम देखें तो, और कांग्रेस के लिए पॉजिटिव पॉइंट था। तो अगर हम तीसरे मुद्दे की रीजन की बात करें कि ऐसा क्या रीजन था, तो निकिता, आप मुझे दोनों पार्टी के कैंपेन स्टाइल एक्सप्लेन कर सकते हो? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो अगर हम पहले बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी जो थी वो किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देती थी। मैंने आपको पहले भी पॉइंट में बताया कि उनका थोड़ा रिलीजियस टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान था और बाकी मुद्दों पे कम था। तो उनका क्या था कि बीजेपी जो थी वो रिलीजियस कॉन्वर्जेशन, सवाकार यात्रा और रिकास्टिंग, टिप्पू सुल्तान, और वही इंटरफेथ मैरिजेस पे, इन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान था। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो राइजिंग इन प्राइसेस ऑफ फ्यूल्स, उन पे ज़्यादा ध्यान था। अब अगर हम कर्नाटका की बात करें कि उनकी कुछ कोविड के टाइम पे उनकी जो इकॉनमी थी वो काफ़ी डाउन होती चली गई थी, तो बीजेपी ने वही टॉपिक लेकर उनका मतलब ध्यान, उनका ट्रस्ट अपनी तरफ किया, और उन्होंने काफ़ी इकोनॉमिक जॉब के ऊपर, जो कि काफ़ी टॉपिक और हॉट मैटर है ये, जो भी या यूथ है हमारे लिए, उनके लिए भी उस पर भी काफ़ी बात करी जॉब के ऊपर। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें अब, तो कांग्रेस ने एक ऐसा मैनिफेस्टो निकाला था जिसमें से उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स डाल दिए थे जो कि लोगों को काफ़ी इम्प्रेस कर रहे थे, और वो उन्हीं पॉइंट से इम्प्रेस होके उन्होंने
उनकी तरफ वो ट्रस्ट जो था उनका और इंक्रीज होता जा रहा था। अच्छा निकिता, मैनिफेस्टो में ऐसा क्या लिखा था जिससे लोगों को ज्यादा प्रभावित कर पाए? तो पहला पॉइंट ये था कि उसमें 2000 पर मंथ एवरी वुमेन को दिया जा रहा था जो कि हेड ऑफ फैमिली थी। और सेकंड पॉइंट जो कि वुमेन्स के लिए फ्री बसेस अलाउ कर दी थी, नो फेयर मीन्स। और थर्ड पॉइंट जो था इसमें था कि 10 किलो ऑफ राइस टू एवरी हाउस होल्ड। और जो फोर्थ पॉइंट था वो हमारा था कि अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ से उनको अनएम्प्लॉयमेंट की जो काफ़ी ज़रूरत थी, उस अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिक पे भी उन्होंने काफ़ी उस पे लिखा था पॉइंट। जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स है जो कि ग्रेजुएट हैं उनको 3000 रुपीज़ मिलेंगे, और जो डिप्लोमा कर चुके हैं उनको 1500 रुपीज़ मिलेंगे। और हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो उन्होंने पावर जो था वो भी 200 यूनिट्स तक फ्री कर दिया था। राहुल जी हर कैंपेन में 40% कमीशन की बात कर रहे थे, जरा बता सकते हो क्या है इसका मतलब? हाँ जी, तो हम एक आर्टिकल की मैं आपको बात बताती हूँ जो कि इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल था, 12 अप्रैल 2022 का एक आर्टिकल था, जिसमें कि 40 इयर्स के जो एक कॉन्ट्रैक्टर थे कर्नाटका में, उन्होंने सुसाइड कर लिया था किसी एक कर्नाटका के होटल में। और उसका जो रीज़न था वो ये था कि जो कर्नाटका के मिनिस्टर थे KS ईश्वरप्पा, उन्होंने उनसे उनका बिल पास करने के लिए 40% कमीशन मांगा था। तो बस यही कुछ 5 पॉइंट्स हैं हमारे एनालाइज करने के बाद, जिसकी वजह से इस बार जो है कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में आई है और बीजेपी अपना पद खो चुकी है कर्नाटका से। थैंक यू।